गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर तीन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। आज हमने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की डोमेन में टॉपिक कवर करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एनवायरनमेंट जो एरिया है उसमें अप्लाइड पोर्शन आता है। अगर हमने क्लाइमेटोलॉजी किया है तो क्लाइमेट के साथ जो अप्लाइड पोर्शन है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, ये वाले जो सारे एस्पेक्ट है क्लाइमेट से रिलेटेड, वो हमने कवर कर लिए हैं। ऐसे ही जब हमने ओशनोग्राफी किया था तो ओशन से रिलेटेड जो इश्यूज थे, ओशन पोल्यूशन था, वो हमने कवर किया। ऐसे ही जब जियोमॉर्फोलॉजी किया तो लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल डिग्रेडेशन वाले एस्पेक्ट को हमने कवर कर लिया था। तो एनवायरनमेंट जिन जिन वजहों से डिग्रेड हो रहा है वो पोर्शन हमने कवर किए। एक एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में सिलेबस वाइज एक और एरिया है जिसमें फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन एक इशू है। तो वो हम जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी करेंगे तो वहां फॉरेस्ट एंड इट्स टाइप्स दिया है, वहीं पे डिग्रेडेशन को भी कवर करेंगे। ऑलराइट, तो हम एनवायरनमेंट को इस तरह से कवर कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के साथ जो आपने बुक कंसल्ट करनी है, अब से अभी तक हम सविंद्र सिंह पढ़ रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, आज से जो हमने किताब पढ़नी है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। मैंने पहले भी इंट्रोडक्टरी क्लास में बोला था कि हम 2 या 3 किताबें ही लेंगे, जिसमें हम प्राइमरीली माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह। इंडियन ज्योग्राफी के लिए हम डी आर खुल्लर, माजिद हुसैन, कोई भी एक किताब, या आरसी तिवारी जैसे मैं कि आपको बोलता हूं, क्योंकि वो रीजनेबल है और जितना आपकी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है वो सब उसके अंदर है। तो आरसी तिवारी मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको बोला हुआ है। ऑलराइट, तो इसी तहत अगर हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से एरियाज हैं, 3 चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी में दिए हैं जो आपने ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन से पढ़ने हैं। एक चैप्टर है पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे डिटेल में बोला हुआ है कि पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन की, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन की पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम है, माइग्रेशन क्या है, नंबर की कैसे पॉपुलेशन के चेंज, पॉपुलेशन चेंज क्या है एज एन कॉन्सेप्ट, और पॉपुलेशन का रिसोर्सेज पे क्या प्रभाव पड़ता है। और ये अपने आप में इकोनॉमिक, ये अपने आप में आपका जो टॉपिक है ये एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंदर भी आता है। पॉपुलेशन प्रेशर एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि कैसे रिसोर्स डिग्रेड हो रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ। क्लियर? ऐसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी भी एक समस्या है, तो ये भी एनवायरनमेंट के डोमेन में जाता है। तो ये वाला पोर्शन हमने नेक्स्ट क्लास से पॉपुलेशन ज्योग्राफी ही पिक करना है। ऑलराइट, क्योंकि ये ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। फिर एक चैप्टर है आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कवर्ड है माजिद हुसैन की। बहुत अच्छा सिंपल चैप्टर है कि पैटर्न क्या है, सेटलमेंट क्या होता है, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट क्या है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है। ठीक, तो ये भी बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जीएस के अंदर इंडियन सोसाइटी में बहुत सारा पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन पहले ही करवाया हुआ है, क्योंकि वहां अर्बनाइजेशन एज एन टॉपिक दे रखा है। क्लियर? तो इस तरह से ये हमने काफी सारा एस्पेक्ट ऑलरेडी कवर है इंडिया के कंटेक्स्ट में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको इस किताब में बहुत देखने को नहीं मिलती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए अलग से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, जो मैं क्लास में करवा दूंगा, नोट्स दे दूंगा, वो पर्याप्त होंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डोमेन में एनर्जी के ऊपर पूछा गया है, मिनरल और वाटर एज अ रिसोर्स के ऊपर पूछा गया है, तो ये मैं आपका कवर करवाऊंगा। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट मैं आपका कवर कराऊंगा। फिशरीज हमने ऑलरेडी कर लिया है, उनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो चुका है। सॉइल टाइप्स, उनकी पॉपुलेशन, उनकी प्रॉब्लम, उनका कंजर्वेशन, ये वाला टॉपिक किया हुआ है। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने काफी सारा आपको करवा रखा है। इसी के अंदर अगर आप मिनरल रिसोर्सेज देखोगे, अगर आपने मेरे साथ जीएस में कॉन्टिनेंट कितना डिटेल में हमने किया, वहां ये किया हुआ है, लेकिन इसको ऑप्शनल लेवल पे मैं फिर से आपको रीआइट्रेट कर दूंगा। क्लियर? तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को लेके आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल। तो इसमें मेजरली हमने कवर किया हुआ है, जो रेस्ट है वो मैं आपका कवर करवा दूंगा। ऑलराइट, तो इसी तहत जब हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी को देखते हैं, तो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में जैसे मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये मैं नोट्स के थ्रू ही कवर करवा दूंगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में आपने आकृति मैम के साथ भी किया हुआ है, अदरवाइज आपने स्वयं भी तैयारी करी है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत हैवी टॉपिक नहीं है, हमें बायोडाइवर्सिटी को समझना है। उसके लिए हमने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रोटोकॉल्स हुए हैं और इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या किया जा रहा है, वो भी आपने यही कवर करना है। ऑलराइट, ऐसे ही अगर आप देखोगे एनवायरमेंटल हैजार्ड, तो हमने यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम वाटर को यूज कर रहे हैं तो हम वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं।
अगर हम सॉइल को यूज करें तो सॉइल का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो इसी वाले पार्ट में है। अगर हम एयर को यूज करें तो एयर पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, वो इसी का एस्पेक्ट है। तो यहां से चीजें डिराइव हो रही है। डिफॉरेस्टेशन मैंने बताया था इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, जब हम फॉरेस्ट करेंगे तो वहीं पे डिफॉरेस्टेशन भी कवर हो जाएगा। क्लियर। और ऐसे ही अगर आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोला गया है तो हमने यहीं पे ही वो कवर कर लेना है। तो आपका जो मेन जो एस्पेक्ट है वो है मैन एनवायरनमेंट इंटर रिलेशन विद कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं काफी डिटेल में आज करवाऊंगा, जिसके तहत बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन आ चुका है पहले भी और आएगा भी। तो अगर आप सिलेबस को देखोगे जो कमीशन ने प्रपोज किया है, ये वो डिटेल सिलेबस है मैन एनवायरनमेंट इंटर रिलेशनशिप विद कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम बोलते हैं एनवायरमेंटलिज्म, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ये दो स्कूल ऑफ थॉट है जिनको आज हमने विस्तार में पढ़ना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहा हूं, नोट्स में मैंने काफी डिटेल में चीजें दी हुई है। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट हैजार्ड, ये आपको ऑलरेडी नोट्स के फॉर्मेट में मिला हुआ है। थर्ड है डिफॉरेस्टेशन, ये हमने कवर करना है। ग्लोबल वार्मिंग हम कवर कर चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसी को पढ़ के आप समझ लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है, बहुत कोई कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर। तो चलो, अगर इसमें से जो क्वेश्चंस देखेंगे एनवायरनमेंट की डोमेन से, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देखो कैसा है, इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट। और ये एक्सप्लिसिटली अगर आपको याद हो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ये टॉपिक दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव सारी तरफ है। अगर पॉपुलेशन बड़ी है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बड़ी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत पड़ी। पॉपुलेशन बड़ी है तो आपने डिफॉरेस्टेशन भी किया, क्योंकि सेटलमेंट के लिए जगह चाहिए थी, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए थी, वुड चाहिए थी फ्यूल के लिए, तो पेड़ भी काटे हैं। पॉपुलेशन है तो आपने वाटर को डिग्रेड किया है, क्योंकि वाटर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन ने यूज किया है, तो डिप्लीट भी किया है, डिग्रेड भी किया है। तो ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ का एनवायरनमेंट में कई सारे एस्पेक्ट में इंपैक्ट आया है। एक तो सवाल है कि इवेल्युएट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, तो ये भी एनर्जी वाले टॉपिक में था कि कैसे हम एनर्जी रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कि एनर्जी रिसोर्सेज को बचा के रखें ताकि उनका एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या होगा। क्लियर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जितनी भी पॉलिसीज एनर्जी को लेके बनेगी वो सब एनवायरनमेंट के लिए ही होंगी, क्योंकि आज का टाइम है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का। जो जब भी हमने एनवायरनमेंट को बचाना है, हमने क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करनी है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो पॉल्यूट हो रहा है वो मेजरली एनर्जी प्रोडक्शन, कोल थर्मल पावर प्लांट्स चल रहे हैं, या आपके व्हीकुलर पॉल्यूशन के अंदर एनर्जी हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम यूज हो रहा है, जिसके लिए हम सीएनजी और अदर सोर्सेज ऑफ गैसेस को यूज कर रहे हैं, जिसमें शेल गैस इज वन ऑफ देम। तो हम कह रहे हैं कि एनर्जी को अगर ठीक से हम यूटिलाइज करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी यूज करें, तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन अपने आप ही कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम जो है इन सारे डोमेन को कवर कर रहे हैं। Describe how human activities by altering natural habitat are endangering or even causing extinction of species of biodiversity within an ecosystem। तो ये वाला जो टॉपिक जो मैं कह रहा था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। एग्जांपल डालोगे, आपने जीएस के अंदर IUCN पढ़ा है, आपने साइट्स पढ़ा है, ये जो सारे प्रोटोकॉल या ऑर्गेनाइजेशन है ये सब आपने पढ़ी हुई है, तो इनको भी आप कोट करोगे रेफरेंस के पॉइंट पे। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखना है कि कहां से कंटेंट को हमने डिराइव करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन। इसी के ऊपर आज का मेजर लेक्चर रहेगा कि मैन एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन करो कि इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, सपोर्ट भी कर सकते हो। हाईलाइट द मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, और इसी के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट एनवायरमेंटलिज्म एंड पॉसिबिलिज्म भी आते हैं। Alright, last question is discuss how different type of mining activities lead to different type of environment pollution। कि हम माइनिंग की वजह से बताएंगे, जैसे अगर हम शेल गैस का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं, जिसकी वजह से इतना सारा वाटर पंप इन करना पड़ता है, वेस्ट वाटर निकलता है। अगर हम माइनिंग करते हैं और हम देखते हैं कि ओपन पिट माइनिंग, जैसे हिंदुस्तान में कोल को लेके ओपन पिट माइनिंग है, जो कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं माना जाता, क्योंकि उससे हम देखते हैं कि फ्लाई ऐश, सल्फर और ग्रीन हाउस गैसेस, जो कोल बेड मीथेन है, वो भी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो ये भी अच्छा मेथड नहीं है। तो ये अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनवायरनमेंट मैक्सिमम आपका एनर्जी के साथ रिलेटेड है, तो ये अगेन माइनिंग के ऊपर सवाल है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की ओवरलैपिंग हर जगह देखने को मिल रही है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट को रिलेट किया है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जैसे यहाँ देखोगे तो पॉपुलेशन को एनवायरनमेंट के साथ रिलेट किया है, यहाँ अगेन एनर्जी को एनवायरनमेंट के साथ रिलेट किया है। तो इस तरह से सवाल पूछे जा चुके हैं। क्लियर। तो अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, उसको कवर करेंगे और हम देखेंगे कि ऐसे मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप
एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ निर्भर करते हैं। सबसे पहले आप देखो मैन और एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो इंसान है वो वही करता है जो उसका एनवायरनमेंट चाहता है। एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी की दृष्टि में अब मैंने कुछ माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट डाले हैं, ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंटलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर इसमें केवल थ्योरी 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 लिखते जाओगे, डायग्राम्स का स्कोप नहीं है, तो आप माइंड मैप्स बनाइए, आप फ्लो चार्ट बनाइए, ट्री डायग्राम बनाइए और उनसे मार्क्स को फेच करने का प्रयास कीजिए। तो एनवायरमेंटलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है एनवायरमेंट मैन को एनवायरमेंट ही है जो मैन को गाइड करता है। गाइड करने का क्या अर्थ है, पहले ये एनवायरमेंट की परिभाषा देते हैं। ये कहते हैं एनवायरमेंट का मतलब समझिए, एनवायरमेंट का मतलब है कि हम टेम्परेचर की बात करें, बेसिकली क्लाइमेट की बात करें, हम प्रेसिपिटेशन की बात करें कि क्लाइमेट बताएगा कि ह्यूमन अपनी लाइफ में क्या करने वाला है। जब मैंने ज्योग्राफी का भी इंट्रोडक्शन लिया था तो मैंने बताया था कि कैसे क्लाइमेट के बहुत ज्यादा इंप्रिंट्स हैं ह्यूमन के ऊपर। तो यहाँ क्लाइमेट का मतलब है कि कैसे रेनफॉल और टेम्परेचर आदमी पे इंपैक्ट डालते हैं। जब मैं कहता हूं आदमी पे इंपैक्ट डालते हैं तो आदमी के किन दायरों पे, किन डायमेंशंस पे इंपैक्ट डालते हैं, तो ये कहता है कि उनके फिजिकल ट्रेट कि कैसे वो दिखते हैं, ये डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है जो ट्रॉपिकल एरियाज के लोग हैं, जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहां पे जो उनकी स्किन है वो डार्क स्किन होती है। इसके पीछे लॉजिक है कि मेलानाइन इफेक्ट जो है कि अगर वो व्हाइट होंगे तो दे विल बी सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर, ऐसा हो सकता है। इसलिए जो हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज के लोग हैं उनका स्किन टोन थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये नेचर ने व्यवस्था रखी है उनको बचा के रखने की। अगर आप अपर लैटिट्यूड के लोगों को देखोगे, जो व्हाइट रेस जिसको बोला जाता है, वो व्हाइट इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट का इंपैक्ट है। ऐसे ही आप देखोगे पोलर बियर जब माइग्रेट होके नदर्न पोल तक चले गए हैं, आर्टिक ओशन तक चले गए हैं, तो दे आर व्हाइट इन कलर। अर्लियर दे वर ब्लैक इन द ट्रॉपिकल एरियाज। तो पोलर बियर भी माइग्रेट होके वहां तक पहुंचा है। तो मींस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस। तो ऐसा ही बोला जाता है कि एनवायरनमेंट का मतलब ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई में भी लोगों का रहन सहन का तरीका, सोचने का तरीका, फिजिकल ट्रेड, उनका बिहेवियर सब बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो हिमाचल के लोग हैं, अगर आप उनकी घरों की व्यवस्था देखोगे तो पहले के समय पे, अब तो चलो मॉडर्न कल्चर है, कई सारी चीजें असिमिलेट हो गई हैं, पहले जो घरों का पैटर्न था, घर लकड़ी के बने होते थे, घर छोटे, कमरों का साइज छोटा होता था, बहुत बड़ी खिड़कियां नहीं होती थी। लकड़ी का मतलब है हिली एरियाज में ठंड ज्यादा है, लकड़ी गर्म रहती है। कश्मीर में जाओगे तो लोग नीचे कारपेट बिछा के रखते हैं। ठीक, तो मींस आप अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक रहन सहन का तरीका बदल रहे हो, आप एनवायरनमेंट के मुताबिक रह रहे हो। तो मींस आपके घरों का तरीका, मींस आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल चेंज हो जाएगा, विंडो छोटी हो जाएंगी। मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर हॉट एरियाज के लोग हैं, उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होगा। अगर आप मुगल आर्किटेक्चर को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि विंडो बड़ी है, हवादार है, वहां पे कमरों की ऊंचाई ज्यादा रखते हैं। अगर आप ब्रिटेन में गॉथिक स्ट्रक्चर देखोगे, वहां विंडो बड़ी रखी जाती है क्योंकि लाइट की कमी है, तो मैक्सिमम लाइट को ट्रैप करने की कोशिश होती है बड़ी खिड़कियों से। लेकिन खिड़कियां खुलने वाली टाइप नहीं होती, वो परमानेंट बंद खिड़कियां होती हैं, शीशा लगा होता है। मींस लाइट तो चाहिए लेकिन ठंडी हवा नहीं चाहिए। तो इस तरह से अंदर से वुडन स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वुड गर्म रहती है। तो ब्रिटेन में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, गॉथिक स्टाइल डेवलप हुआ है, वहां अंदर लकड़ लगी हुई है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट आपके रहन सहन के तरीके को गाइड करता है। एनवायरनमेंट में ऑल्टीट्यूड का मैंने एग्जांपल दिया कि हाई ऑल्टीट्यूड में अलग ढंग से लोग रहेंगे, हाई टोपोग्राफी में अलग ढंग से रहेंगे, प्लेन्स में अलग ढंग से लोग रहेंगे। हिली एरियाज के लोग केवल जो है जितना वो खाना खा सकते हैं, सबसिस्टेंस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर करेंगे क्योंकि सरप्लस वाटर नहीं है, प्लेन इलाके नहीं है। लेकिन प्लेन इलाकों में लोगों का फिजिकल बिल्ड थोड़ा सा बल्की हो जाते हैं, पेट मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग की हैबिट है, ओवर ईटिंग के लिए प्रोडक्शन भी हो रही है। तो अलग अलग जगह पे लोगों का पैटर्न चेंज हो जाएगा, चाहे वो फिजिकल ट्रेट हो, चाहे वो सोचने का तरीका हो। इसमें हम एग्जांपल कोट करेंगे कई सारे साइंटिस्ट के और जोग्राफर्स के, उनको कोट करते हुए बताएंगे कि उनका एनवायरनमेंट के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन और स्टडीज है। ऑलराइट, क्योंकि इसको जब ऑप्शनल लेवल पे हमने बिल्ड करना है, पहले तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, फिर ऑप्शनल में हम सटीक बताएंगे कि किस जोग्राफर ने क्या बात बोली है।
ऐसे ही वाटर के लिए है कि आपके ज्योग्राफी, यहाँ पे देखो ज्योग्राफर क्या है, ये भगवान शब्द इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने अगर कोई बात बोलनी है, ये भाग्यवादी है। एनवायरमेंटलिज्म, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म मींस एनवायरमेंट इज डिटरमाइनिंग एवरीथिंग। ये स्कूल ऑफ थॉट है, एनवायरमेंट इज डिटरमाइनिंग एवरीथिंग। वो निर्धारित कर रहा है कि आप क्या करने वाले। तो ये वो कहता है कि अगर वाटर जो है एनवायरमेंट ने, नेचर ने आपको दिया है, तो अगर अबंडेंस ऑफ वाटर इज देयर तो आप खेती करोगे। इफ देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो मैंने पहले भी बताया था, नोमैड हर्डिंग आप करेंगे। तो एनवायरमेंट से ड्रिवन है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप सरप्लस वाटर इज देयर, एज वी कुड सी इन द केस ऑफ नाइल वैली, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वैली, मिसिसिपी मिजोरी वैली, और द वैली ऑफ द हुआंगहो रिवर और यांगजी रिवर और द टिग्रेस एंड यूफ्रेट्स रिवर, तो यहाँ पे वाटर अबंडेंट है। पीपल विल अंडरगो फॉर agriculture and over a period of time civilization will flourish in these river valley, religion is going to occur in these river valley। तो अलग अलग धर्म भी जन्म लेंगे। if there is a lack of water, scarcity of water, जैसे we could see in the Arab nations, तो आप देखोगे ओएसिस के किनारे ही जीवन व्यतीत करेंगे लोग, नोमैडिक हर्डिंग करेंगे। तो different economic activity will be picked up because of the impact of different kind of environment। तो एनवायरमेंट का मतलब ऑल्टीट्यूड है, टोपोग्राफी है, रिलीफ है, ये एक ही शब्द है, रिलीफ है, टोपोग्राफी है। एनवायरमेंट का मतलब टेम्परेचर है, एनवायरमेंट का मतलब प्रेसिपिटेशन है, एनवायरमेंट का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो बेसिकली एनवायरमेंट कुड बी कोरिलेटेड विद आवर मदर अर्थ। ऐसे ही एनवायरमेंट का मतलब लोकेशन भी है कि अलग अलग लोकेशन पे लोगों की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको हिमाचल का उदाहरण दो कि हिमाचल में क्योंकि लोकेशन ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज बियॉन्ड हिमालयाज वेयर समर मॉनसून रेन कुड नॉट अकर, तो दीज आर द एरियाज ऑफ कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। पैटागोनियन डेजर्ट ऑफ अर्जेंटीना इज द एग्जांपल ऑफ लोकेशनल बेस्ड डेजर्ट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है, डेजर्ट में अगेन नोमैडिक हर्डिंग विल बी देयर। चंबा के चाहे अपर रीजन में देख लो, चाहे पांगी वैली देख लो, जहां पे थोड़ा सा कोल्ड डेजर्ट के आपको ट्रेसेस देखने को मिलेंगे, तो वहां पे लोगों का रहन सहन बिल्कुल बदल जाएगा। तो लोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट कि अगर ये लोकेशन केवल फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं है, लोकेशन आपकी सोसाइटी को डिटरमाइन करेंगे, सोसाइटी के नेचर को। एग्जाम्पल लेते हैं गोवा, बिकॉज ऑफ इट्स जंक्शन लोकेशन, बिकॉज ऑफ द लोकेशन इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे यूरोपियन आ पाए, तो इसलिए गोवा के अंदर इफ यू विल सी पोर्चुगीज आए थे, तो पोर्चुगीज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और आपको क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन देखने को मिलता है। लोकेशन के बेसिस पे मैंने केरला का एग्जांपल दिया था कि केरला में आपको 3 धर्म देखने को मिलते हैं, क्योंकि केरला हैज ऑलवेज इन बिटवीन दी हाईवेज ऑफ ट्रेड। तो यहाँ अरब्स भी आए, मुस्लिम्स भी आए, क्रिश्चियन भी आए, और हिंदू तो पहले रह ही रहे थे। तो यहाँ सोसाइटी के अंदर तीनों धर्मों का मिश्रण देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ केरला। इफ यू विल सी दी अबंडेंस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इज in the fringes of India, because from these routes, from the north western frontier, Muslims has entered into India। तो आप देखोगे पाकिस्तान का ही बंटवारा हुआ, बंटवारा मध्य प्रदेश का नहीं हुआ, क्योंकि उस रूट पे मुस्लिम्स थे। Alright? या Muslims has been pushed in the periphery in the western part, eastern part of India, जहां पे आपका बांग्लादेश बना है। तो मींस अलग अलग लोकेशंस पे किस प्रकार का समाज विकसित होगा, ये भी आपकी ज्योग्राफी डिटरमाइन करेगी। लोकेशन के ऊपर मेरे पास इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। बिकॉज ऑफ द लोकेशन, एक ज्योग्राफर बोलते हैं, अमेरिका के बहुत पॉपुलर ज्योग्राफर है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर इनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। और आप रशिया यूक्रेन का क्राइसिस देख लीजिए, या आप कोई भी दुनिया का, चाहे अफगानिस्तान वॉर देख लो, ईरान वॉर देख लो, इराक वॉर देख लो, इजिप्ट वॉर देखो, यहां जहां पर भी यूएस ने डिस्टेबलाइज किया है, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ स्पाइकमैन। देयर इज अ अमेरिकन जियो पॉलिटिकल थिंकर। जियो पॉलिटिकल मीन्स ये कहते हैं दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो ज्योग्राफिकल ड्रिवन है, तो इनको बोला जाता है जियो पॉलिटिकल थिंकर। एंड फादर ऑफ जियो पॉलिटिकल थिंकर वॉज रेडजेल। रेडजेल के बारे में मैं बताऊंगा अभी, हमने रेडजेल को काफी डिटेल में पढ़ना है। तो फ्रेडरिच रेडजेल फादर ऑफ जियोपॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है। इन्होंने कई सारी थ्योरीज दी और यही लाइन ऑफ थॉट आगे टो किया जा रहा है। तो स्पाइकमैन लोकेशन के ऊपर बोलते हैं कि अमेरिका जो है इट वाज बाउंड टू रूल द वर्ल्ड, क्योंकि अमेरिका बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलर लोकेशन ये सुपर पावर बनना ही था। क्योंकि अमेरिका के पास, हिंदुस्तान के अगर नेबरिंग स्टेट्स को देखोगे तो
एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म इस हद तक आगे चला गया, पहले ये केवल फिजिकल ट्रेड की बातें कर रहे हैं, लोगों के फिजिक की बातें कर रहे हैं, बिहेवियर की बातें कर रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग कंट्रीज का भी बिहेवियर इज ड्रिवन बाय द एनवायरमेंट, और अलग अलग कंट्रीज प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है, दिस विल ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट। तो उसी तहत ये बोलते हैं, स्पाइकमैन बोल रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं कि यूएसए इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज यूएसए एक सुपर पावर बन के सामने आया। साथ ही साथ यूएसए को परेशान करने वाले नेबर नहीं है, हिंदुस्तान में चाइना परेशान करता है, पाकिस्तान परेशान करता है, पहले बांग्लादेश भी परेशान करता था, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया, तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द फेलियर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर आप इंडिया के नेबर में देखोगे तो देयर इज अ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी ऑल अराउंड इंडिया, चाहे म्यांमार में देख लो, बार बार वहां पे टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर, और वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवररूल करके मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है। सेम इज द केस विद पाकिस्तान, नेपाल अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पा रहा, मोनार्की रूल में रहा बहुत टाइम, मालदीव्स में डेमोक्रेसी क्रस्ट टॉपल हो गई। तो इस तरह से इंडिया सराउंडेड बाय इट्स अनस्टेबल नेबरहुड, जिसकी वजह से इंडिया प्रोग्रेस की तरफ फोकस नहीं कर पाता, चाइना परेशान करता है। लेकिन यूएसए इज हैविंग फ्रेंडली बॉर्डर विद कनाडा एंड मैक्सिको। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह से बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, तो आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो हिस्ट्री कुड बी चेंज बट ज्योग्राफी कुड नॉट बी चेंज, ये इनकी लाइन होती है। तो ये कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, तो योर प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड बाय योर नेबर्स एज वेल। तो क्योंकि यूएसए इज हैविंग इट्स फ्रेंडली बॉर्डर्स एंड मोर ओवर यूएसए सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी साइड, जिससे यूएसए को एक इंसुलर लोकेशन मिली है, और उसने 200 सालों तक आंख बंद करके प्रोग्रेस करी, क्योंकि उसे परेशान करने वाला बाहर से कोई नहीं था, और इट वॉज हैविंग अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। तो मीन्स लोकेशन ऑफ अ नेशन विल डिटरमाइन विल इट गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव नेशन और अ रिग्रेसिव नेशन। सिमिलरली वी कुड सी द सेम केस इन केस ऑफ कनाडा। कनाडा प्रोग्रेस कर गया बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इंसुलर लोकेशन। इसी की वजह से अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया इज प्रोग्रेसिंग, क्योंकि वो इंसुलर लोकेशन, कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई नेबर तंग नहीं कर रहा, और रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट है। तो योर ज्योग्राफी is going to determine whether you are going to be a progressive nation or not। तो ये जियोपॉलिटिक्स के लेवल तक लोग चले गए और बोलते हैं एनवायरनमेंट आपकी जियोपॉलिटिकल थिंकिंग को भी गवर्न करता है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आप देखोगे कि एनवायरनमेंट का कितना डीप इम्प्रिंट हमारे ऊपर है। तो अब इसमें हम सीरीज ऑफ ज्योग्राफर कोट करना शुरू करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। इसी तहत मैं आपको एक बहुत अच्छा यहाँ एग्जाम्पल दूंगा, मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं, उन्होंने एक एग्जांपल लिया। वो कहते हैं ब्रिटेन के नॉर्थ में एक आइलैंड है, उनका नाम है शेटलैंड आइलैंड। एक अमेरिकन टूरिस्ट यहाँ घूमने जाता है शेटलैंड आइलैंड में। जब ये शेटलैंड आइलैंड में घूमने गया तो इसने देखा यहाँ पे बहुत छोटे कद के, वेरी स्मॉल हाइट के, बहुत कम हाइट के घोड़े रखे हुए हैं, जिनको पोनीज बोला जा सकता है। पोनीज, खच्चर, हिंदुस्तान में इनको बोला जाता है खच्चर। तो खच्चर से भी छोटे हाइट के घोड़े रखे हुए हैं। तो इसने सोचा अमेरिका इज अ प्रोग्रेसिंग नेशन, यहाँ लोगों को पेट का शौक है और लोग कुत्ता पालते हैं, तो रेदर देन वो कुत्ता पाले, क्यों नहीं मैं यहाँ से कुछ पोनीज को ले जाऊं अमेरिका, इनको कराऊं ब्रीडिंग करके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैं वहां बेच दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी कितना बड़ा रेंच है, रेंच में मैंने गाय रखी हुई थी। तो इसने इस तरह का एक प्लान बनाया, इसने 10 पोनी पैक करवाए और उनको उठा के अमेरिका ले गया, ये सोच के कि वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करेगा, इन पोनी को मल्टीप्लाई करेगा। बट व्हेन ही टुक दिस पोनी विद अमेरिका आफ्टर ब्रीडिंग और 2 जनरेशन के बाद इसने देखा नाउ द हाइट ऑफ द पोनीज हैज इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, और वो एक बड़े घोड़े के कद जितने हो गए 2 जनरेशन के अंदर। तो ही वाज लूजिंग मनी, क्योंकि पीपल वर नॉट बाइंग देम एज अ पेट, क्योंकि दे आर लार्ज एंड ह्यूमंगस। तो वो सोचता है यार ये क्या हो गया। वो अपने एक दोस्त को फोन करता है और दोस्त से कहता है यार मैं ऐसा मेरा प्लान था और वो प्लान खराब हो गया। हिज फ्रेंड वाज अ ज्योग्राफर। तो वो कहता है कि आप जाओ, कलेक्ट द सॉइल ऑफ शेटलैंड एंड कलेक्ट द सॉइल ऑफ योर रेंज, कंपेयर दो सॉइल। ही कलेक्टेड द सॉइल, सेंड देम इन द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। वहां जाके देखता है शेटलैंड के अंदर, अब आपको प्लिस्टोसीन आइस एज पड़ा हुआ है, आपको पता है पूरे यूनाइटेड किंगडम में पहले बर्फ होती थी, पूरे अमेरिका और पूरे इंग्लैंड में भी बर्फ होती थी। तो क्योंकि ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स में लीचिंग हो जाती है, लीचिंग की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे को चले गए और उन न्यूट्रिएंट्स में एक बड़ा विशेष न्यूट्रिएंट था जिसको बोला जाता है आयोडीन। तो द
soil of Shetland was deficient in iodine. Since it was deficient in iodine, तो वो कहता है वहां पे प्रॉपर बोन डेवलपमेंट ऑफ पोनीज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका कद छोटा रह जाता है। अगर आप देखोगे पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि आयोडीन एक सी से मिलने वाला मिनरल है, जनरली हिली द डाइट ऑफ हिली पीपल इज डिवॉइड ऑफ आयोडीन, बिकॉज हिली एरिया में भी प्लेस्टोसिन आइस इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे हिमालयाज वाली बेल्ट है इट इज इन दिस सब ट्रॉपिकल में ग्लेशियर्स हुआ करते थे, नाउ दे हैव रिसीडेड। तो मीन्स शेटलैंड में आयोडीन की कमी थी, जिसकी वजह से थे वो घोड़े ही, लेकिन उनकी ऊंचाई नहीं बढ़ पाई। But when they got the right diet, so their height has increased. Similarly, if you will see the Chinese and Japanese, when they move to North America or to China, their height increases because environment has changed, the nutrition has changed. तो एक set of geographer बोलते हैं आपका environment, basically your nature, is determining the nutrient of your soil, and those nutrients are being carried forward in your diets, in your plants, and those plants and grain you are having it, जिसकी वजह से आप में डायरेक्टली नेचर से न्यूट्रिएंट जा रहे हैं। तो आपकी ऊंचाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, रंग कैसा होगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स आर एनवायरनमेंट, नेचर। तो नेचर इज गोइंग टू डिटरमाइन आर यू गोइंग टू बी अ बिग फैट मैन लाइक अ 6 feet tall मैन और अ मैन ऑफ अ स्मॉल स्टैचर। तो कहता है कि एनवायरनमेंट इज गोइंग टू डिटरमाइन। तो इस तरह से एनवायरनमेंट से सॉइल, सॉइल से डाइट, डाइट से आपकी पर्सनैलिटी विल बी गवर्न। दोज पीपल, जैसे एक एग्जांपल हिंदुस्तान का यहां देते हैं कि पीपल हु आर हैविंग नॉन वेजिटेरियन डाइट, तो दे विल बी मोर एग्रेसिव। तो मींस आप नॉन वेजिटेरियन कहां पे खाओगे, जहां पे असल में खाने की कमी है। कहां खाने की कमी है, अगर अरब लैंड में देखोगे वहां पे क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा नहीं था तो नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादा है। अब वहीं पे मुस्लिम धर्म ने जन्म लिया, क्योंकि इस्लाम ने धर्म ने जन्म लिया और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, तो वहां की डाइट आज भी वैसे ही खा रहे हैं जैसे जहां से मूल निवासी इस्लाम के खाया करते थे, विदाउट सेइंग कि आप अब किस लोकेशन पे रह रहे हैं। तो अगर आप देखोगे लेवल ऑफ एग्रेशन इज मोर, तो दिस इज द थिंग। तो ऐसे डाइट्स के साथ को रिलेट किया आपके बिहेवियर को, एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो अलग अलग जोग्राफर्स ने अपनी फील्ड स्टडी करके पूरी दुनिया में घुमा, अलग अलग ट्राइब्स को देखा, अलग अलग कल्चर को देखा, अलग अलग सिविलाइजेशन को देखा, सोसाइटीज को देखा और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करे और उनको लिखा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट है, अगर एनवायरनमेंट मैन पे इंपैक्ट डालता है तो मैन भी एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट डालता है। तो मैन ने जब एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट डाला तो हमने तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड ही कर दिया। इसीलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप दो चीजें पढ़ते हो, एक डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जिसमें एनवायरनमेंट का मैन के ऊपर इंपैक्ट है, दूसरा है मैन का एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट है कि हमने एनवायरनमेंट को भोगने की कोशिश करी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डिप्लीटेड द रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमने इसके एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मिनरल्स है, चाहे वो एनर्जी है, सबको डिप्लीट और डिग्रेड कर दिया है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों में खत्म कर दिया। तो इस तरह से हम मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं और इसी को बोला जाता है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो दिस इज द थिंग। ऑलराइट, हैव यू गॉट द आइडिया? तो इस तरह से हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। अब ऑप्शनल लेवल पे जब हम इसको बिल्ड करते हैं तो हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म इज अ फिलॉसफी विच सेज द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल के कौन से एस्पेक्ट? अब ये सिंपल लाइन है, मैंने डाला इसको फ्लो चार्ट में, आपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिपिक्ट करना है। एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म में एनवायरनमेंट का मतलब ये बातें हैं, यही बातें इसने लिखी हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपका क्लाइमेट आपकी ह्यूमन एस्पेक्ट को कवर करेगा। ह्यूमन एस्पेक्ट को मैंने माइंड मैप में डाला। ह्यूमन एस्पेक्ट मींस आपके फिजिकल ट्रेट, आप काले दिखोगे कि गोरे दिखोगे, आप ऊंचे दिखोगे कि छोटे दिखोगे, वो डिटरमाइन करेगा आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को। एटीट्यूड और बिहेवियर मैं आगे भी बताऊंगा कैसे गवर्न करता है आपका एनवायरनमेंट। एक अमेरिकन ज्योग्राफर है, उनका नाम है एलन चर्चिल। एलन चर्चिल बोलती हैं, एलन चर्चिल सैंपल बोलती हैं, ये कहती हैं कि मैंने पूरी दुनिया में घूमा। शी हैज ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। शी वाज अ रिच लेडी, बहुत स्टडीज करी। जर्मन ज्योग्राफर, द ग्रेट ज्योग्राफर फ्रेडरिच रेडजेल, which I have mentioned earlier, who is known as father of geopolitics, उसने बोला, कहता है कि आप घूमो, सैंपल को कहता है कि यू आर अ ब्राइट लेडी, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, आप पूरी दुनिया को घूमो
और ह्यूमन और जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को और आगे लेकर जाओ। तो इसने पूरी दुनिया को घूमा, कहीं सिविलाइजेशन देखे, कहीं कल्चर देखे, और वहां जाके इसने देखा कि लोगों का जो बिहेवियर है इट इज ड्रिवन बाय द एनवायरमेंट, एंड मेजरली एनवायरमेंट में जो उसका फील्ड ऑफ स्टडी था, उसने कहा मैं टोपोग्राफी, टेरेन, रिलीफ को देखूंगी, इसका क्या इंपैक्ट करता है। तो इसने देखा कि जो लोग पासेस, दर्रे, हिमाचल में दर्रे ना, शिपकिला पास, दर्रों के आसपास रहते हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में दर्रे होते हैं, तो दर्रों के आसपास रहते हैं, वहां खाने को कुछ नहीं है। तो और दर्रों में से, पासेस में से आपको पता है कि एंशिएंट रूट्स जाते थे, सिल्क रूट जाते थे, तो दर्रों के आसपास रहने वाले लोग डाकू और चोर बन जाते हैं। ये इसकी ऑब्जर्वेशन है सैंपल की। तो कहते हैं कि योर एटीट्यूड इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट टोपोग्राफी। ये कहती है जो प्लेन एरिया के लोग हैं वो लेजी होते हैं, वो लड़ाकू भी नहीं होते हैं। क्यों? कहती है कि क्योंकि वहां खाना हमेशा से अबंडेंट मिला, फर्टाइल रिवर वैली मिली, तो यहाँ के लोग डरपोक हो जाते हैं। डरपोक क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल नहीं करते। जो व्यक्ति स्ट्रगल करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसमें थोड़ा सा एग्रेशन होता है। तो वो कहती है, जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, जो प्लेन्स इलाके के लोग हैं जहां फर्टाइल रिवर वैली है, वो मोटे हो जाएंगे, और लेकिन वो एग्रेशन नहीं होंगे, टिमिड होंगे। टिमिड मीन्स लड़ाई झगड़े से बच के रहेंगे, ज्यादा लड़ाकू नहीं होंगे, ठीक, प्रोग्रेसिव होंगे, चालाक भी होंगे। चालाक क्यों? क्योंकि प्लेन इलाके में, देख लो प्लेन इलाके के लोगों के कैरेक्टर। चालाक क्यों होंगे? कहती है क्योंकि यहाँ पे इतनी मल्टी सेंचुरी से, इवन मिलेनियम से लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं रहने को, तो हर बार नए लोग आ रहे हैं, सर्वाइवल का स्ट्रगल होने लग गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिसोर्सेज कम हो गए, लोग ज्यादा हो गए। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के एग्जांपल ले लो, पॉपुलेशन डेंसिटी हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग, क्योंकि अच्छे प्लेन्स थे। अब यहाँ पे सिविलाइजेशन हो गया 5000 साल पुराना, इंडस वैली और ऋग्वेदिक से लोग रह रहे हैं। 5000 सालों में इतनी पॉपुलेशन यहाँ माइग्रेट होकर आ गई, द पीपल हैज बिकम श्रूड। तो वो कहती है जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के लोग चालाक हैं, लोग दुनिया के अलग प्लेन्स के भी चालाक हो जाएंगे। वो प्रोग्रेसिव होंगे, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो नया कल्चर लेकर आएंगे, नया थॉट लाएंगे, नया पर्सपेक्टिव लाएंगे, तो लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से वो बातें करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हिमाचल के बच्चे चंडीगढ़ आते हैं, 2 हफ्तों के अंदर आप उनका ड्रेसिंग पैटर्न, बात करने का तरीका, मोबाइल फोन, गाड़ियां सब बदल जाएंगे, तो प्रोग्रेसिव। तो इस तरह से वो डिफाइन करती है कि एटीट्यूड और बिहेवियर भी एनवायरनमेंट से गवर्न किया जाता है। तो अलग अलग जोग्राफर ने अलग अलग, एक जोग्राफर है वो है अरब जोग्राफर है, पूरी दुनिया में उन्होंने घूमा है, इब्न बतूता। उसने जब देखा, जब मुस्लिम इन्वेडर्स हिंदुस्तान आते हैं और अपने साथ एक रिलीजन भी लेकर आते हैं और एक स्टैब्लिशमेंट, एक स्टैब्लिशमेंट का अर्थ है एम्पायर बिल्डिंग भी करते हैं, तो वो अपने साथ बड़े बड़े थिंकर्स भी लाते हैं, राइटर्स भी लाते हैं। इब्न बतूता वाज वन ऑफ देम। जब वो हिंदुस्तान आता है तो वो देखता है यहाँ के लोग खुश मिजाज हैं। वो कहता है गे, GAY, गे अंग्रेजी में मतलब होता है जो लोग खुश मिजाज होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, खुश रहते हैं। कहता है हिंदुस्तान में लोग खुश रहते हैं, लेकिन जहां से मैं आया हूं, द लैंड ऑफ डेजर्ट, वहां लोग चिड़चिड़े होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लड़ पड़ते हैं। वो कहता है ये एनवायरनमेंट के कारण है, क्योंकि जहां से मैं आया हूं वहां रिसोर्सेज का क्रंच है, पानी नहीं है, गर्मी ज्यादा है, अनप्लेजेंटनेस है, तो लोगों का टेम्परामेंट थोड़ा सा वीक होता है, लड़ पड़ते हैं छोटी सी बात पे। हिंदुस्तान में खाना सरप्लस है, हिंदुस्तान में एनवायरनमेंट प्लेजेंट है, नदियां हैं, खेत खलियान है, तो लोग यहाँ खुश रहते हैं। तो उसने देखा कि अलग अलग जगहों का जो बिहेवियर है वो उनके एनवायरनमेंट से गाइडेड है। इसी में एक ग्रीक जोग्राफर है एरिस्टोटल, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, जो अलेक्जेंडर के गुरु रहे। एरिस्टोटल कहते हैं कि मैंने स्टडी करी और मैंने स्टडी करके देखा, जो नॉर्थ यूरोपियन लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं बेसिकली, वो बहुत करेजियस हैं, क्योंकि वो पहाड़ों में रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ों में रहे हैं, रिसोर्सेज का क्रंच रहा, मेहनती हैं। हिंदुस्तान में भी आज आप देखो कि ब्रिटिश ही थे जो 3 पहाड़ों में ट्रेन ले गए, चाहे आपकी शिमला की ट्रेन है, चाहे दार्जिलिंग की ट्रेन है, या चाहे आपकी नीलगिरी की ट्रेन, चाहे आपकी नीलगिरी की ट्रेन है, तो तीनों ट्रेन ब्रिटिश ने चलाई। आजादी के 70 साल हो गए और ट्रेन बने, इन ट्रेनों को बने 100-150 साल हो गए, आज हम चौथी ट्रेन पहाड़ों में नहीं ले जा पाए। इट वॉज ब्रिटिश जो इतने मेहनती और करेजियस थे। तो वो ब्रिटिश के लिए कहता है दे आर करेजियस, दे आर मेहनती, लेकिन उनमें जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अरिस्टोटल उस टाइम की बात कर रहा है जब ग्रीक दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग किंगडम हुआ करता था, अलेक्जेंडर का दौर था। तो कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्डिंग नहीं कर सकते। वो हिंदुस्तान के लिए कहता है यहाँ लोग लेजी हैं, ट्रॉपिकल लैंड में लोग लेजी हैं, चालाक हैं, इसलिए ये दुनिया में कभी रूल नहीं कर सकते। तो उससे पूछा कौन रूल कर सकता है? कहता है ग्रीक, क्योंकि ग्रीक दोनों के सेंटर में बैठे हैं, तो बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन
ऑन द ग्लोब दे आर हैविंग बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज। वो करेजियस भी हैं और जहां चालाक होने चालाक भी हैं। उनमें हिंदुस्तान के लिए कहता है पीपल हियर आर पॉलिटिकली वेरी एक्टिव बट दे आर लेजी, दे आर नॉट करेजियस, तो वो किसी को जीत नहीं सकते। तो कहता है हम में दोनों की बेस्ट क्वालिटीज हैं, इसलिए वी आर बाउंड टू रूल द वर्ल्ड। ये है भाग्यवादी सोच, हमारे भाग्य ने ही लिखा है कि हम जीतेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये कहते हैं आपका कल्चर, आपका लाइफस्टाइल सब कुछ डिटरमाइन करेगा आपका एनवायरनमेंट। लाइफस्टाइल के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मैं बोलता हूं कि अगर केरला का एक एग्जांपल मैंने जीएस में भी दिया था कि केरला की अगर आप लोकेशन देखोगे, अगर यहाँ का टेरेन्स देखोगे, यहाँ एक तो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट में अगर आप देखोगे यहाँ पे नीलगिरी है, यहाँ पे कार्डबम हिल्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हिल्स हैं, अनायमलाई हिल्स है, अनायमुडी जिसकी हाईएस्ट पीक है, तो ये सारे हिली एरिया हैं। क्योंकि हिली एरिया है, नियरनेस टू द सी है और मॉइस्चर है, तो दे विल अंडरगो फॉर टी गार्डनिंग। तो यहाँ पे टी गार्डन्स लगेंगे, कॉफी गार्डन्स लगेंगे। मोर ओवर जो प्लेन्स एरिया के लोग हैं, जहां पे कोस्टल प्लेन्स हैं, एंड केरला इज हैविंग दी वाइडेस्ट कोस्टल प्लेन इन दी ईस्ट वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पे क्योंकि प्लेन्स है, रेनफॉल अबंडेंट है, तो लोग साथ में चावल की खेती करेंगे कोस्टल एरियाज में। तो योर नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इज डिटरमाइंड बाय योर क्लाइमेट। तो कहता है क्लाइमेट एंड टेरेन, टेरेन ऐसा था तो आपने चाय और कॉफी की खेती करी, आपने प्लेन्स इलाके में शुगर केन फार्मिंग करी, टी फार्मिंग करी, कोकोनट फार्मिंग करी, तो उनका जो फार्मिंग का तरीका वो बदल गया। साथ में वो कहता है इनकी डाइटरी हैबिट देखो, फूडिंग पैटर्न को देखो, लाइफस्टाइल को देखो। तो डाइटरी हैबिट में दे आर हैविंग फिश बिकॉज दे आर नियर टू द कोस्ट, तो दे विल बी अंडरगोइंग फॉर फिशिंग, दे विल ईट राइस। उनमें स्पाइसेस बहुत खाएंगे क्योंकि केरला इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। तो आपका लाइफस्टाइल इज डिटरमाइंड बाय योर क्लाइमेट। Similarly, your dressing pattern will determined by your climate. If you will wear cotton because you are in the area where hot and humid climate is there, you will wear cotton. तो ये cotton के cloth पहनेंगे because of their climate. They will make a house which is having slant architecture. क्यों? Rainfall is abundant. If you will observe the Mughal architecture, the roof of the house or the fort will be flat because there is no abundance of rainfall. So if there will be abundance of rainfall or snowfall, if you will observe the house of Himalayas, तो आप देखोगे slant is also there because of enough snowfall which they are getting. तो means your lifestyle, your architectural style will be governed by your climate, will be governed by your environment. Climate is one of the aspect of environment. इधर हम क्लाइमेट भी देख रहे हैं, टोपोग्राफी भी देख रहे हैं, लोकेशन भी देख रहे हैं। इफ यू विल ऑब्जर्व द सोसाइटी ऑफ केरला, दिस सोसाइटी, अब लोकेशन पे है ना, सोसाइटी का भी एस्पेक्ट हम ले लेते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। यहां लिखा ना कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, योर कल्चर एंड लिविंग स्टाइल, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट योर सोसाइटी। तो सोसाइटी भी इससे गवर्न होगी। तो दिस सोसाइटी ऑफ केरला इज डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, डाइवर्सिफाइड रिलीजन बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। बाहर से भी धर्म हिंदुस्तान में आए और केरला में बसे। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज लाइंग इन द कोस्टल एरियाज बिकॉज मुस्लिम क्रिश्चियन पॉपुलेशन हैज कम फ्रॉम द सी रूट्स, क्योंकि ये यूरोप से माइग्रेट हुए हैं। मेडाइवल टाइम्स में नेवी की सुप्रीमेसी थी और ये कोस्टल एरिया से ही हिंदुस्तान में घुसे हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप देखोगे एनवायरनमेंट के क्या इंपैक्ट आते हैं, या आप देखोगे नेचर के क्या इंपैक्ट आते हैं ह्यूमन पे। एक और हिंदुस्तान के केस में एक एग्जांपल लेते हैं एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म का। ये एग्जांपल आपके हिमाचल का है और ये लाहौल स्पीति का एग्जांपल है, जिसमें हम देखते हैं इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। सिंस इट इज अ कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, मानसून कुड नॉट रीच हियर, द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इज क्वाइट डिफरेंट। दे विल बी वेयरिंग वूलन क्लोथ्स बिकॉज वूलन गर्म है, ये कॉटन नहीं पहनते। They will be undergoing for nomadic herding क्योंकि खाने की कमी है, खेती भी नहीं कर सकते, cold desert is there. They will be taming the animal which is having fur and it will be giving them food in the form of protein, in the form of milk, और उसके मीट को भी कंज्यूम किया करेंगे। तो इस तरह से इनका जो डाइटरी पैटर्न है, रहन सहन का तरीका है, घर का शक्ल है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि अब इनका एनवायरनमेंट कैसा है। So your environment is going to determine how you are going to live, what kind of society you will be there, you will be in. Alright, third हम case study लेते हैं राजस्थान की, जहां पे again the environment is quite different. Now it is a hot desert. Since it is a hot desert, if you will see the architectural style, the window are large and they will allow a rush of winds. Alright, and the roof will be much higher, so to give a cooling effect inside the room. If you will see the kind of animal they are taming, they will be undergoing for
camel, goat and sheep because all of them are less water consuming animal. These animals could eat anything. ये टफेस्ट टेरेन्स में चले जाते हैं, एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं. ये बड़ा पशु नहीं पालेंगे, गाय भैंस नहीं पालेंगे, क्योंकि उनकी वाटर रिक्वायरमेंट आप हिमाचल से कि गाय भैंस को कितना चारा डालना पड़ता है, कितना पानी पी जाते हैं, और ज्यादा दूर चल नहीं सकते. इनको कितनी मर्जी दूर ले जाओ. तो इनका नेचर ऑफ economic activity will be nomadic herding. They could not undergo for agriculture since there is a scarcity of water. Hot desert है, scarcity of water. So they will not be doing agriculture. Alright, they will be wearing turban. आप जितने भी hot areas देखो जहां पे इतनी ज्यादा sunshine है, people will be wearing turban. चाहे गुजरात है, चाहे राजस्थान है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, अगर आप देखोगे टर्बन कल्चर है यहाँ पर, just to save them from extreme insolations. तो टर्बन कल्चर इज देयर. कॉटन दे विल वेयर कॉटन. तो इस तरह से आपका क्लाइमेट इज गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यू विल बी परसुइंग, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग यू विल बी वेयरिंग, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू विल बी हैविंग. तो क्लाइमेट इज डिटरमाइंड. मोर ओवर अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो तो क्लाइमेट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि आप किस तरह के समाज में रहोगे, किस प्रकार की कंट्री बनाओगे, या किस तरह का पॉलिटिकल सेटअप देखोगे. जैसे अगर हम देखते हैं फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट को, फेडरलिज्म इज क्वाइट रिलेटेड विद योर ज्योग्राफी. बड़े नेशन विल गो फॉर फेडरलिज्म बिकॉज दे विल हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट्स इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ देयर नेशन. Just to accommodate and assimilate these distinct units, they need to evolve a different political setup which has been named as federalism. तो आपके पॉलिटिकल सेटअप भी इसके साथ गवर्न है, आपका इकोनॉमिक सेटअप, योर ट्रेड विल बी गवर्न बाय योर ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी इज गोइंग टू गिव यू लोकेशन. अगर सिंगापुर ट्रेड के हाईवे पे बना हुआ है तो सिंगापुर की किस्मत था, भाग्य था कि सिंगापुर ने फ्लरिश होना ही होना था, बिकॉज इट इज इन द कॉरिडोर ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहीं से सारा ट्रेड रूट है, तो उसका विकास होना निश्चित था. ऑलराइट, मोर if you are having abundance of natural resources, trade will flourish in your nation. चाहे आप रशिया का एग्जांपल ले दो, रशिया आज भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के अपनी इकोनॉमी चलाता है. कनाडा को देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, तो आपका ट्रेड बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज गवर्न बाय योर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज इज येट अनदर डायमेंशन ऑफ योर एनवायरमेंट और द नेचर. तो मीन्स up to a certain extent you will see your environment is going to determine whatever you are going to do in your life as an individual or as a society or as a nation. तो ये पूरा जो बड़ा थॉट है, इस बड़े थॉट को बोला जाता है एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म. क्लियर? अब वी विल बी कोटिंग सर्टेन सेट ऑफ ज्योग्राफर्स हियर जिन्होंने इसमें काफी कुछ बोला है. देखो, पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली पॉलिटिकल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में. उनका नाम है अमेरिकन है एल्सवर्थ हंटिंगटन. 1945 में उन्होंने बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. उन्होंने एक उसी के अंदर एक ऐसे लिखा है पल्सेटिंग हिस्ट्री. पल्सेटिंग हिस्ट्री में बोलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ अ नेशन इज द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल. वो कहते हैं in the medieval times when the soil of the steppes grassland, when the climate of the steppes grassland has become dried और वहां पे रेनफॉल होनी बंद हो गई थी, the horseman has outpoured in every nook and corner of the world. और ये यूरोप में भी गए, ये हिंदुस्तान में भी आए हैं. and the medieval history is governed by the history of Mongolians. तो इस तरह से वो एक एग्जांपल देता है कि कैसे सिविलाइजेशन तबाह हो जाते हैं अगर उनका क्लाइमेट चेंज हो जाता है. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक खत्म होने के पीछे एक रीजन मानते हैं, परहैप्स वहां पे कोई बहुत बड़ा फ्लड आया होगा या वहां सब कुछ सूख गया होगा. वन ऑफ द हिंट्स व्हिच वी गैदर इज ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये सरस्वती रिवर के आसपास था. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने आपको रिवर कैप्चरिंग का प्रोसेस पढ़ाया है डेविस के साथ. तो रिवर सरस्वती हैज बीन कैप्चर्ड एंड द होल इंडस सिविलाइजेशन हैज बिकम ऑब्सोलीट नाउ. क्यों? क्योंकि सरस्वती रिवर खत्म हो गई. तो मींस आपका सिविलाइजेशन नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा. तो इस तरह से इसने सिविलाइजेशन की स्टडीज करी. तो इसने स्टडीज करी कि सिविलाइजेशन ऑफ नाइल है, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया है या पर्सिया है, ये रिवर वैली में ही फ्लरिश हुए, वहीं पे खत्म हो गए क्योंकि इनकी लोकेशन ऐसी थी कि दे वर एक्सेसिबल. तो इस तरह से आप देखोगे योर पॉलिटिकल हिस्ट्री इज ऑल्सो गवर्न बाय योर एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बहुत प्रोग्रेस कर गया और अब ये एज एन इंडिविजुअल के फिजिकल ट्रेड, योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर
और योर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जाके पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाता है, प्रोग्रेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट होता है। तो इस चारों तरफ से अगर आप एनवायरनमेंट को और इंडिविजुअल को घेर लोगे, उसकी सोसाइटी को घेर लोगे एनवायरनमेंट से, तो यू विल से दिस इज हाउ एनवायरनमेंट इज गोइंग टू डिटरमाइन एवरीथिंग। भाग्यवादी सोच है ये कि भाग्य ही सब कुछ है और पहले ही लिखित में है सब, टेलियोलॉजिकल अप्रोच है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम एनवायरमेंटलिज्म को देखते हैं। इसमें अलग अलग ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन है, आई विल नेम फ्यू ऑफ देम, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एनवायरमेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है इवॉल्व हुआ है। तो एनवायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक में हम 5 स्कूल ऑफ थॉट पढ़ते हैं कि दुनिया के 5 कोनों में ये स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुए थे। एक स्कूल ऑफ थॉट है ग्रीक का। ग्रीक में सबसे पहले एनवायरमेंटलिज्म ने जन्म लिया, क्योंकि ग्रीक एक पढ़ा लिखा सिविलाइजेशन है। उस टाइम पे काफी दुनिया में ये रिसर्च बेस्ड नहीं है, डेटा नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि अगर एरिस्टोटल ने कुछ देख के उसने उसके ऊपर अपना एक व्यू पॉइंट लिखा। ऐसे ही एक हिकेटस हैं, एक हेरोडोटस हैं, इन्होंने काफी कुछ किताबें लिखी और उस किताबों में एनवायरनमेंट कैसे ह्यूमन के बिहेवियर को, प्रोग्रेस को गवर्न करे, वो सारी बातें लिखी। तो जब उसको निचोड़ के निकालते हैं तो हमने कहा ये एनवायरमेंटलिस्ट सोच का व्यक्ति है, ये कहता है एनवायरनमेंट ही आदमी को चला रहा है। ऐसे ही चलाने वाला एक रोमन है, रोमन में भी कुछ किताबें लिखी गई, अरब्स में किताबें लिखी गई। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटलिज्म के अंदर वो जर्मन का है, क्योंकि मॉडर्न ज्योग्राफर्स हैं, इन्होंने साइंटिफिक एविडेंसेस दी, डेटा गैदरिंग करी और बहुत एनालिसिस करने के बाद इस तरह के थॉट को इवॉल्व किया। इनसे ही इंस्पायर होता है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट एनवायरमेंटलिज्म का, क्योंकि अमेरिका में जो एनवायरमेंट की बात हुई वो जर्मनी से ट्रेवल करके गई। क्लियर? तो अब इसी में देखते हैं। सबसे पहले ग्रीक के अंदर 3 लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अब ऑप्शनल में कैसे लिखना है, देखो अभी तक जो मैंने बताई ये तो थी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें, अंडरस्टैंडिंग, समझा आपने एनवायरनमेंट क्या है। तो अभी तक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है लिखने वाली बात, वो केवल ये 2 फ्लो चार्ट्स थे। एक दिस वन कि व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग, व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट विद एग्जांपल। अब आपने ये लिखने हैं तो विद एग्जांपल लिखने पड़ेंगे, ज्योग्राफर्स के नाम अब इसके अंदर कोट करोगे। तो आप कोट करते हुए क्या बोलोगे, आप बोलोगे ग्रीक में एक ज्योग्राफर हैं एरिस्टोटल, उन्होंने बोला, देखो कितनी अच्छी बात बोलता है, एरिस्टोटल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ यूरोपियन एंड द एशियन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एशिया के लोगों के ट्रेड्स क्या बोलता है कि एशियन पीपल आर इंटेलिजेंट बट दे आर लैकिंग इन करेज, डरपोक हैं, इसलिए वो बाउंड टू स्लेवरी हैं। अगर आप देखोगे मेडाइवल टाइम्स में जितना स्लेवरी कल्चर था वो सारे एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस का हुआ। तो कहते हैं क्योंकि वो चालाक, वो इंटेलिजेंट है लेकिन करेजियस नहीं है, डरपोक है, इसलिए वो केवल स्लेवरी के लिए बने हुए हैं। वो कहता है जो यूरोपियंस हैं वो करेजियस हैं, मेहनती हैं, ब्रेव हैं, डरपोक भी नहीं है, लेकिन दे आर अनइंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई दे लैक इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दे कुड नॉट रूल एनीथिंग, दे आर करेजियस, तो दे आर सुटेबल फॉर इंडक्टिंग इन आर्मी। तो वो कहता है ग्रीक लोग क्योंकि वो बेस्ट लोकेशन पे हैं, वो फाइनेस्ट क्वालिटी से बने हैं, they are bound to rule the world. So this is the thought he has put up in the mind of Alexander, and he has taken his army and started traveling across the world. Alright, तो इस तरह से आप देखोगे थॉट कैसे डेवलप हुआ। ऐसे ही थॉट एक स्ट्रैबो है, ये रोमन है, ये कहते हैं कि इनके नाम हमें कोट करने पड़ेंगे। ये कहते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल कोट किए हैं, इन्होंने जो समाजों को देखा उसके बेस पे एग्जाम्पल है, स्लोप है, रिलीफ है, क्लाइमेट है, ये तीनों ही मिलके किसी भी व्यक्ति के लाइफस्टाइल को कवर करते हैं। स्लोप इज बेसिकली, ये माउंटेन के लोगों की बात करेंगे, स्लोप एंड रिलीफ इज ये माउंटेन के लोगों की बात करेंगे, ये प्लेन्स के लोगों की बात करेंगे, और उनके रहन सहन के तरीकों में जो डिफरेंस है उसको जो है लिखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो उसी बेसिस पे कहते हैं कि क्लाइमेट भी डिटरमाइन करेगा कि व्यक्ति किस तरह से रहेगा। तो हमने इनके एग्जाम्पल अब कोट करने शुरू करने। ऑलराइट, थॉट यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। थर्ड हम पीस ऑफ ज्योग्राफर्स हैं, ये अरब्स हैं। अरब्स में क्योंकि मेडाइवल टाइम्स में अरब्स पूरी दुनिया में आउटपोर हुए, वहां पे इन्वेजन, मिलिट्री इन्वेजन हुआ कई सारे नेशन में, और उसी इन्वेजन के तहत डिफरेंट ट्रेडर्स ने, राइटर्स ने पूरी दुनिया में घूमा, और घूमते हुए उन्होंने जो सिविलाइजेशन देखा उसके बारे में बातें लिखी, जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में बातें लिखी। उसी बातों में एक ज्योग्राफर है, वो बोलते हैं अल मसूदी, ये हिंदुस्तान भी आए थे। इन्होंने ही बोला था कि जो अरब नेशंस के लोग हैं, जो डेजर्ट नेशन के लोग हैं, एरिड नेशन के लोग हैं, ये चिड़चिड़े होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लड़ पड़ते हैं,
वाई द पीपल इन द प्लेन्स एरिया ऑफ इंडिया आर गे एंड ह्यूमरस, क्योंकि वो फर्टाइल रिवर वैली में है, खाने को पर्याप्त है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, प्लेजेंटनेस इज देयर इन देयर एनवायरमेंट। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वो गे एंड ह्यूमरस हो जाते हैं। The nomad who live in the open air are marked by strength and resolution, wisdom and physical fitness। वो कहता है जो डेजर्ट इलाके के लोग हैं, जो नोमैड है, वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं ओवर द टाइम, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट से सेंस करना होता है, क्योंकि वो उस टफ क्लाइमेट में रह रहे हैं जहां सर्वाइवल बहुत कठिन है। तो उनको अपनी सारी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा, अपनी सारी इंटेलिजेंस को यूज करना पड़ेगा, ये करने के लिए कि वो सर्वाइव कैसे करें। तो एनवायरनमेंट ही बनाएगा व्यक्ति को कि उसने सरवाइव करना है, तो एनवायरनमेंट इज गोइंग टू गिव हिम द विजडम आल्सो। तो वो इस तरीके से इस चीज को पेश कर रहा है। तो जब हम यही स्कूल ऑफ थॉट जर्मनी जाता है, वहां सब बड़े बड़े ज्योग्राफर बैठ जाते हैं और ये मॉडर्न ज्योग्राफी का दौर आ गया है। मॉडर्न ज्योग्राफी में ज्योग्राफर्स पढ़े लिखे हैं, ये दुनिया में ट्रेवल करते हैं, डेटा लेकर आते हैं, उस डेटा के बेसिस में कोई बात बोलते हैं। तो जब ये डेटा लेकर आ रहे हैं और ये पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, तो इन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा है, इन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है, बॉटनी पढ़ी है, जोलॉजी पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, और ये एनवायरनमेंट के चाहे लैब्स रेट को भी नापना जानते हैं, वहां के प्रेशर को भी नापना जानते हैं, वहां के टेम्परेचर को, मॉइस्चर को, दे कुड एबल टू गॉज एवरीथिंग। तो ये बहुत ज्यादा वेल ट्रेवल्ड लोग हैं। तो उन्हीं में से एक ज्योग्राफर है इमैनुअल कांत। इन्होंने इस थॉट को जन्म दिया जर्मनी के अंदर, जिसको बोला जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्हीं से इंस्पायर होते हैं एक बहुत बड़े ज्योग्राफर, इनको बोला जाता है ही इज अमंग द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, अलेक्जेंडर वॉन थम्बोल्ट। ये 90 वर्ष की आयु में मरे हैं। 1859 में ही डाइड, एंड इन द सेम ईयर चार्ल्स डार्विन हैड रिटन अ सेमिनल वर्क ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। Carl Ritter, yet another geographer from Germany, has died in the same year, 10 year younger to von Humboldt। और इन दोनों ने मिलकर बहुत कंट्रीब्यूट किया है ज्योग्राफी में। Humboldt was very very well traveled, a lavish man, a rich man, क्योंकि उस टाइम पे जो रिसर्च है, आज तो रिसर्च गवर्नमेंट स्पॉन्सर करा देती है, उस टाइम पे जो रिसर्च है वो अपने पैसे पे करी जा रही है। जैसे मैंने एल्फ्रेड वेगनर के लिए बोला था कि एल्फ्रेड वेगनर हैज ट्रेवल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ यूरोप टू गैदर द डेटा, टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स, to observe the things, the natural phenomena. Similarly, Alexander von Humboldt lived maximum of his lifetime in South America. South America उस टाइम पे स्पेनिश कॉलोनी थी, स्पेनिश राजा से, स्पेनिश राजा was so much influenced with von Humboldt, उसने कहा तुम जाके वहां पे स्टडीज कर लो। He met people, he met empires, उसने कई चीजें देखी। एक माउंट चिम्बेरेजो है वहां पे, वॉल्केनिक पीक, उसकी स्टडी करी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ओवर इट। वहां के लैब्स रेट को देखा, वहां के मॉइस्चर लेवल को देखा, वहां वनस्पतियों को। इसने इतनी डेटा कलेक्शन करी कि शिप के शिप भर भर के इसने यूरोप भेजे, और बाद में उनको लेबोरेटरीज में 30 साल तक स्टडी करता रहा। इतना सैंपल इसने भेजा था, सैंपल खो ना जाए, हर चीज के 2 सैंपल भेजे गए, 2 किताबें लिखी गई हर चीज के, कि सैंपल लेते वक्त डेटा मेजर करता था, वो डेटा लिखता था, 2-2, 3-3 कॉपीज उसकी बनाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे शिप कई बार तूफान में टूट जाते थे, खो जाते थे, तो इसने 3-3 कॉपीज वहां तक भेजी। तो इस लेवल पे इस व्यक्ति ने काम किया, बहुत लंबे समय काम किया। तो वॉन हम्बोल्ट अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि जब ज्योग्राफर ने बोला कि कोल्ड एंड हॉट करंट्स को हम लोकेशन वाइज नाम देंगे, हम उनको बोलेंगे कैनेरी करंट, बेंगुला करंट, कैरेबियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, अगुलास करंट। केवल पेरू एक ऐसा करंट है जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है, जस्ट टू गिव रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफर। तो इतना बड़ा काम है इसका साउथ अमेरिका के अंदर। इवन चार्ल्स डार्विन वाज इंस्पायर्ड बाय हिम। Even Carl Ritter, he met Carl Ritter once in the university. Carl Ritter was a arm air geographer. वो कहीं नहीं जाता था, वो यूनिवर्सिटी में बैठता था, बुक्स पढ़ता था, ऑब्जर्व करता था और लिखता था, लेकिन सटीकता देखो, जो वो लिखता था वही उस किसी भी जगह का ट्रूथ था। तो इसने केवल ये देखा कि यूरोप में क्योंकि ऐसा क्लाइमेट है, ऐसे क्लाइमेट में इस प्रकार के लोग होंगे, इस प्रकार की वनस्पति होगी और ऐसे लोग जिएंगे। फिर पूरी दुनिया में जब रेप्लिका करके देखा तो उसी तरीके की बातें निकल के आई। तो मींस आर्म एयर ज्योग्राफर से कार्ल रिटर भी बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसका भी बहुत पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है। और इसने जो किताब लिखी, इनके नाम जानने बहुत जरूरी है। एंड कुंडे, जर्मन लैंग्वेज है, ERDKUNDE, एंड कुंडे। जो किताब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लिखी, कॉस्मोस, ये 20 सालों तक इस किताब को लिखता रहा। इतना डेटा कलेक्ट करके आया था कि इसके 4-5 वॉल्यूम में लिखना पड़ा।
तो इतना कलेक्शन था इसके पास, और वहां से पता लगाया जाता है ही वॉज द डिटर्मिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब इसने देखा तो इसने देखा वनस्पति भी एनवायरमेंट के मुताबिक चलती हैं, जानवर भी एनवायरमेंट के मुताबिक है, इंसान अलग अलग जगह पे जो सेटल हुए हैं वो एनवायरमेंट के मुताबिक एग्रीकल्चर करते हैं, एनवायरमेंट के मुताबिक कपड़ा पहनते हैं, एनवायरमेंट के मुताबिक ही रहते हैं। तो ही वॉज एनवायरमेंट डिटर्मिनिस्ट। तो बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा इनका हिस्ट्री में। इनसे ही इंस्पायर होकर एक बहुत बड़े ज्योग्राफर रहे, इनके बाद के एरा के हैं फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्होंने लोकेशन को इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा इसी एनवायरमेंट, जब इन तीन ज्योग्राफर के बारे में पढ़ते हैं, कांत क्या कहते हैं, इमैनुअल कांत, इनका वैसे भी कई जगह पे कंट्रीब्यूशन है, एथिक्स में भी इनको कोट किया जाता है। ये कहते हैं जो हॉट जगह के लोग होते हैं, जो हॉट एंड ह्यूमिड और रिवर वैली के लोग होते हैं, वो एक्सेप्शनली लेजी हैं, क्योंकि ये कहता है वहां पे फर्टाइल लैंड है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोग आलसी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, साथ में ये टिमिड हो जाते हैं और सुपरस्टिशन में बिलीव करने लग जाते हैं। क्योंकि ये सुपरस्टिशन में बिलीव करने लग जाते हैं तो ये स्लेवरी करने लग जाते हैं, कहते हैं ये सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। जब इसने अलग अलग सोसाइटीज को देखा जो रिवर वैली में है, उन सोसाइटीज को देख के इसने ये चीज को ऑब्जर्व किया। ये एक एग्जांपल देता है, कहता है कि अगर आप लोगों ने भी देखा होगा जो पहाड़ी गाय होती है वो सफेद रंग की नहीं होती, वो थोड़ी सी ग्रे कलर की होती है। वो कहता है विंटर की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर स्क्विरल का कलर होगा वो भी बदल जाएगा। तो इस तरह से इसने देखा कि एनवायरमेंट का जानवरों पे भी, वनस्पति पे भी, हर किसी पे इंपैक्ट आता है। ये एक एग्जाम्पल देता है मंगोल रेस के ऊपर, कहता है मंगोल जिस जगह से आए हैं वहां पे बहुत सारी मक्खियां उड़ती रहती हैं। क्योंकि बहुत सारी मक्खियां उड़ती रहती है तो भगवान ने उनकी आंखें छोटी दे दी हैं ताकि फ्लाइज उनको डिस्टर्ब ना करें। तो इसने जब इंडोनेशिया में स्टडी करी तो वहां मंगोल रेस रहती है, वहां की स्टडीज इसकी इस आर्गुमेंट के ऊपर बेस्ड थी। तो इस तरह से इसने कुछ हाइपोथेसिस दी कि कैसे क्लाइमेट आपके फिजिकल ट्रेट, आपके अलग अलग एस्पेक्ट को गवर्न करेगा। ऐसे ही वॉन हम्बोल्ट के बारे में मैंने बताया कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। किताब का नाम आपने इसका याद रखना है कॉस्मोस, कार्ल रिटर का नाम आपने याद रखना है एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के फॉर्म में। ऐसे ही सबसे लास्ट में फिर आते डार्विन, एक ब्रिटिश है। इन्होंने क्या किया, ये वॉन हम्बोल्ट से बहुत इंस्पायर्ड है। आपने सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन पढ़ी है। इनके जहाज का नाम बीगल था और आज भी साउथ अमेरिका अगर आप चले जाओ तो साउथ अमेरिका के अंदर एक लोअर वाले पार्ट में बीगल चैनल इनके जहाज के नाम पे ही रखा गया, बीगल चैनल, क्योंकि यहाँ पे ही उन्होंने कोरल्स की स्टडी करी थी, सबसिडेंस थ्योरी की स्टडी करी। तो चार्ल्स डार्विन, अ बॉटनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट एंड मीटरोलॉजिस्ट, इसने देखा कि अलग अलग वनस्पति, अलग अलग फौना अपने को एनवायरमेंट के मुताबिक ढालते हैं। और इन्होंने एक बहुत जबरदस्त किताब लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें इन्होंने बोला कि ह्यूमन एप से ही इवॉल्व होकर सामने आया है। उसी के अंदर इसने बोला कि देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही जिएगा, बाकी मर जाएंगे। तो कहता है जो जिएगा उसी के जीन्स आगे जाएंगे और वो स्ट्रांग व्यक्ति होगा। इसने बोला कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है, इसने बोला छोटी गर्दन के जिराफ भी पैदा हुए क्योंकि जिराफ उन जगहों का प्राणी है जहां पे सवाना ग्रासलैंड्स हैं, जहां पे खाने की कमी है, थोड़े बहुत पेड़ हैं। तो वो जिराफ जिनकी गर्दन लंबी थी वो खाना खा पाए, जो छोटे गर्दन के जिराफ थे वो मर गए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लंबी गर्दन वाले जिराफ आज आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि छोटी गर्दन वाले मर गए। तो इसने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो सबसे फिट होगा वही जिएगा। तो इसी के थ्रू इन्होंने एक नया व्यू पॉइंट दुनिया को दिया एंड वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। और इन्हीं से इंस्पायर्ड, मैंने बोला था डेविस इससे इंस्पायर्ड था, मल्टीपल साइंटिस्ट इससे इंस्पायर्ड थे, इन्हीं से इंस्पायर्ड थे फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने कहा डार्विन की थ्योरी सोसाइटी में भी एप्लीकेबल है। वो समाज जो सबसे प्रोग्रेसिव है, वो समाज जो सबसे फिट है वही जिएगा, बाकी सारे सिविलाइजेशन, बाकी सारी सोसाइटीज मर जाएंगी। वो जर्मनी के एग्जाम्पल में देता है, कहता है जर्मनी में एक उसने एग्जाम्पल दिया लेबेनस्ट्रॉम। लेबेनस्ट्रॉम मींस कि एक व्यक्ति तब तक फैलता रहेगा जब तक वो अपनी लिमिट्स को पुश करके एक्सट्रीम तक ना पहुंच जाए। ये कहता है ऑर्गेनिज्म, स्टेट की बात करता है कि एक देश एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जीता है। जैसे डेविस बोलता है कि पहले माउंटेन यूथ होंगे, फिर वो मैच्योर होंगे, फिर वो सिनाइल होके मर जाएंगे। कहता है एक स्टेट, एक सिविलाइजेशन भी ऐसे ही होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर आप देखोगे डेटलाइन तो कैसे दी जाती है, स्टार्टिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर एज ऑफ सिविलाइजेशन, सिनाइल स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, कि हर सिविलाइजेशन उठेगा, अपनी पीक पे जाएगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म की तरह मर जाएगा।
बूढ़ा हो जाएगा। तो कहता है चाहे आप नाइल वैली देख लो, चाहे आप चाइना की कन्फ्यूशियस वैली कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन देख लो, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन या आपके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या आपका पर्शियन सिविलाइजेशन, एवरी सिविलाइजेशन हैज डिकेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि स्टेट और सिविलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला गया सोशल डार्विज्म, साइंटिफिक डार्विज्म। इसने एक नए थॉट की स्थापना करी। तो रेडजेल का बहुत कंट्रीब्यूशन है, वन ऑफ द वेरी रेवर्ड साइंटिस्ट, और इसको फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स भी बोला जाता है। यहीं से इसकी थॉट से इंस्पायर्ड होके एक, अब देखो कैसे थॉट उजागर करती हैं। एक बहुत बड़े यूके के ज्योग्राफर हैं, पहले इनका मैं एग्जांपल दे देता हूं, इनसे आप देखना कि कैसे इन्होंने एक नए थॉट को जन्म दिया। एक यूके के ज्योग्राफर हैं, जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, हेल्फ्रोड मैकेंडर। ये हेल्फ्रेड मैकेंडर क्या बोलते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में इनकी थ्योरीज आती हैं और सीरीज ऑफ थ्योरीज आती हैं। जब ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का डिवाइस हो गया, इसने एक नई थ्योरी पॉपअप करी। इसने कहा रशिया के बीचों बीच एक बहुत जबरदस्त एरिया है जिसका नाम इसने रखा हार्टलैंड। कहता है दिल रखा हुआ ये पूरी दुनिया का। कहता है दिल क्यों है, कहता है हार्टलैंड में बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज है, बेस्ट। कहता है चाहे वो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सब अबंडेंट में है, जो इनको कब्जे में कर लेगा और इसको प्रोटेक्ट कर देगा। और वो कहता है ये वैसे ही प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसके एक साइड पैसिफिक ओशन है, सदर्न साइड पे कॉकेसस माउंटेन है, नॉर्थ में नॉर्थ सी है, इस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, और एक साइड इसके यूरल माउंटेन्स हैं। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, एक दुर्ग की तरह, फोर्ट की तरह प्रोटेक्टेड है, एक किले की तरह है। यहां जो पहुंच के पहले बैठ गया वो पूरी दुनिया पे रूल करेगा। कैसे, कहता है हु विल रूल दी हार्टलैंड विल रूल दी कंट्रीज अराउंड दी हार्टलैंड। इसका नाम इसने दिया रिमलैंड, RI, रिमलैंड। हु विल रूल दी हार्टलैंड विल रूल दी रिमलैंड, हु विल रूल दी रिमलैंड विल रूल दी वर्ल्ड। तो ये इसने एक नया थॉट दे दिया। एंड टू दिस सरप्राइज हिटलर हैज फॉलन इनटू दिस ट्रैप। इन वर्ल्ड वॉर हिटलर ने अचानक से सोवियत यूनियन के साथ संधि की ट्रीटी को तोड़ दिया और ही हैज गॉन फॉर दिस हार्टलैंड। उसने सोचा मैं इस हार्टलैंड को पहले कब्जा लूं, पूरी दुनिया पे मेरा राज होगा। एंड ही फेल इनटू द ट्रैप बिकॉज दिस वाज द डेलिब्रेट थ्योरी व्हिच हैज बीन पॉप अप बाय मैकेंडर, ताकि उसका यूके के ऊपर से ध्यान हट जाए। दिस काइंड ऑफ थिंग हैज बीन डन बाय द स्कॉलर्स। इसने सोचा कि अगर, क्योंकि हिटलर स्ट्रांग हो रहा है, अगर ये यूके की तरफ आएगा तो ये हरा देगा। इसने इसका पूरा ध्यान डाल दिया हार्टलैंड में। लेटर ऑन इट हैज बीन रियलाइज्ड हार्टलैंड इज अ बिग वेस्ट। इतनी ठंडी जगह, ना वहां एग्रीकल्चर है, ना वहां रिसोर्सेज है, ना वो चारों तरफ से इंटैक्ट है, प्रोटेक्टेड है, कोई भी वहां घुस सकता है क्योंकि स्टेपिस ग्रासलैंड उसके जस्ट नीचे है। तो ग्रासलैंड हमेशा कॉरिडोर या एंट्री का काम करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैज बीन डन। तो हेल्फ्रेड मैकेंडर ने भी रेडजेल की ही थ्योरी को बनाया कि लोकेशन विल डिपेंड दी कोई कंट्री कितना प्रोग्रेसिव होगा। इसी लाइन ऑफ थॉट में एक बहुत बड़े ज्योग्राफर, देखो इन्होंने क्या बोला 1919 में, हु विल रूल ईस्टर्न यूरोप will command the heartland, who command the heartland command the world island. World island means rimland. Who will command the rimland will command the world. So this type of dictum he has given. इसी लाइन ऑफ थॉट में एक अमेरिकन ज्योग्राफर है निकोलस स्पाइकमैन, 1945 में he has given the theory. ये अमेरिका के हित में बात कर रहा है। ये कहता है अगर अमेरिका को बचना है तो अगर अभी तक सारे मैप आपके अटलांटिक सेंट्रिक है, अटलांटिक ओशन फोकस में, पैसिफिक दिखाया नहीं जा रहा, अगर पैसिफिक सेंट्रिक मैप आओगे तो यू विल रियलाइज कि ये जो अलास्का है ये रशिया के इस वाले रीजन से जुड़ा हुआ है। तो मींस रशिया एंड यूएसए बहुत पास पास हैं। तो अगर इनमें लड़ाई होगी तो डिवास्टेशन कुड बी देयर। तो जस्ट टू कीप देम अपार्ट ही हैज पॉप्ड अप द थ्योरी। कहता है अगर यूएसए को बचे रहना है, इसने दो काम करने हैं। एक तो इसने कभी भी यूनाइटेड किंगडम और रशिया को एक नहीं होने देना, क्योंकि अगर मैप को पीछे की तरफ से देखोगे तो ये दोनों रशिया और यूके मिलके यूएसए को कभी भी घेर लेंगे। इधर से यूके घेर लेगा और इधर से रशिया घेर लेगा। तो ये कहता है रशिया को, यूएसए को अगर बचे रहना है, इसने इसी पॉलिटिकल फिलॉसफी पे दो सेट ऑफ फिलॉसफीज बनी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। तो इसने कहा यूके के अंदर कम्युनलिज्म नहीं आना चाहिए क्योंकि यूके और रशिया एक हो जाएंगे और ये यूएस को घेर लेंगे। दूसरी बात इसने बोला जो रिमलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिमलैंड को काबू करेगा वो हार्टलैंड को काबू करेगा, वाइस वर्सा नहीं है जो मैकेंडर ने बोला। कहता है हार्टलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, रिमलैंड के नेशन अगर एक साथ जुड़ गए तो ये हार्टलैंड को काबू कर सकते हैं।
इसलिए इसने यूएसए को एक हिंट दिया कि कभी भी रिमलैंड में स्ट्रॉन्ग नेशंस ना बनने दो। और इसलिए आज भी यूएसए की सारी पॉलिसी देखोगे, इसने रिमलैंड को डिस्टेबलाइज किया, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इराक है, चाहे ईरान है, चाहे इजिप्ट है, चाहे सीरिया है। एवरी नेशन हैज बीन पुट अप इन ट्रबल बिकॉज स्पाइकमैन हैज सेड कि रिमलैंड इज वेरी वेरी एसेंशियल। अगर रिमलैंड और हार्टलैंड मिल गए तो ये दोनों मिलकर तुम्हें दबा देंगे। तो इसने बोला रिमलैंड को अनस्टेबल करके रखो। रिमलैंड जितना अनस्टेबल होगा उतने आप सिक्योर। तो even if you will see the today's geopolitical thinking, it is going as per the environmental deterministic school of thought. क्लियर है आइडिया? तो इस तरह से हम देखते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फ्रेडरिक रेटजल एक जर्मन है और ये जर्मन में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वहीं पे इन्होंने 1873 में जो किताब लिखी है जिसका नाम है लेवेनस्ट्रॉम, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से सोशल डार्विज्म एक्ट करता है। इनसे पढ़ने के अमेरिका की ज्योग्राफर हैं, बहुत ग्रेट ज्योग्राफर रही है, एलन सैम्पल। अच्छा, रेटजल का जो सारा कंट्रीब्यूशन है वर्ड लिख लेना, हिज होल कंट्रीब्यूशन इज ऑन दी लोकेशन। ये कहता है लोकेशन ही डिटरमाइन करेगी कि कैसे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करेंगे। एग्जाम्पल इसने लोकेशन के दिए जापान एंड यूके के, इंग्लैंड के। कहता है ये दो नेशन बिकॉज ऑफ देयर इंसुलर लोकेशन, बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ के लोग मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और करेजियस हैं। दोनों में एक ही टाइप के लोग हैं। इसकी एजम्पशन बिल्कुल ट्रू थी। ये कहता है ये दोनों ही प्रोग्रेसिव नेशन बनेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इनकी लोकेशन कुछ ऐसी है। ऑलराइट, तो इसी लोकेशन को स्पाइकमैन आगे ले जाता है और अमेरिका के लिए अप्लाई करता है। सेम इज द केस विद अमेरिका। अमेरिका इज आल्सो आइलैंडिक नेशन बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी साइड्स, और ये अकेले रहने की वजह से विकास करेगा। सिमिलर केस कुड बी अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल। ऑलराइट, तो ये फ्रेडरिक रेटजल की कहना था। ये सैंपल इससे बहुत इंस्पायर्ड है, इससे पढ़ के गई है, पूरी दुनिया में ट्रेवल किया है। शी हैज पुट अप द प्लेस की रेदर देन लोकेशन, टोपोग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन गवर्निंग द कोर्स ऑफ योर सिविलाइजेशन। तो ये टोपोग्राफी के लिए कहती है। इसने एक बहुत ही जबरदस्त लाइनें लिखी हैं, ये आपके नोट्स के साथ इनकॉर्पोरेटेड है। ये कहती है ये आर्डेंट, इसके लिए बोला जाता है कट्टर डिटर्मिनिस्टिक है, आर्डेंट डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को घूमने के बाद ये स्टडीज में लिखा है मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। दैट मीन्स नॉट मेयरली ही इज अ चाइल्ड ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ हर डस्ट, and the earth has mothered him, fed him, set him tasks, directed his thought, behavior govern कर रही है, उसकी सोसाइटी का कोर्स, fed him, nutrition govern कर रही है, confronted him with difficulties and strengthen his body and sharpen his wit। अगर उसको कठिनाई दी है तो विजडम दी है। जैसे अरब में बोला जाता है कि कठिनाई दी है, तो अरब में भी इब्न बतूता ने क्या बोला, खालिदी ने क्या बोला कि लोग समझदार हो जाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज का क्रंच है। सैंपल बोलती है कि पहाड़ी इलाके के लोग फ्रूगल होंगे, कंजूस होंगे, मेहनती होंगे, कंजर्वेटिव होंगे। कहती है कंजूस इसलिए होंगे, रिसोर्सेज का क्रंच है, एक एक चीज को संभाल के रखने की आदत होगी, क्योंकि अगर वो कंजर्वेटिव नहीं होंगे, एनवायरमेंट ने अबंडेंस में कुछ नहीं दिया। ऑलराइट, पीपल इन पंजाब आर हैविंग अ वेरी बिग दिल, वो खर्चा करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट है, फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, सरप्लस मनी है। पीपल इन दी हिली एरियाज आर फ्रूगल, दे आर कंजर्वेटिव, शी सेड they are conservative, they are orthodox, they are superstitious and they will not change their religious belief because वहां पे बाहर से ज्यादा लोग नहीं गए हैं। they have limited access to the progressive civilization, they have limited access to the new people, तो वो अपने ही कुएं के अंदर बैठे रहेंगे, what she has said, while the people of the plains areas are progressive, she has said, but they are lazy। क्यों? क्योंकि वहां पे सरप्लस खाना है। तो these kind of statement she has passed, आपको मैंने सब कुछ दिया हुआ है। वो कहती है sample in her book has said कि terrain, topography, stresses the dweller of the mountain are essentially conservative। वो कहती है relative isolation of hill dwellers led to orthodoxy, conservatism and suspicious attitude towards the outsider। ऑलराइट, तो इस तरह से इसने स्टेटमेंट दी। वो कहती है वहां के लोग इंडस्ट्रियस हैं, मेहनती हैं, हार्डवर्किंग है, ऑनेस्ट हैं, प्रोविडेंट है, पैसे को सोच समझ के खर्च करेंगे, फ्रूगल हैं, रिसोर्सेज को सोच समझ कर खर्च करेंगे। ऑलराइट, शी सेड कि पीपल इन दी प्लेन्स एरियाज आर एनर्जेटिक, सीरियस, थॉटफुल रेदर देन इमोशनल एंड कॉशियस। थॉटफुल, समझदार होंगे, प्रैक्टिकल होंगे प्लेन्स के लोग। तो इस तरह की स्टेटमेंट उसने दी। तो आर्डेंट
डिटर्मिनिस्टिक बोला जाता है इसको। क्लियर? तो इस तरह से इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया। एल्सवर्थ हनिंगटन 1945 में, बहुत न्यू ज्योग्राफर है, इन्होंने बोला कि सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस ही डिपेंड करेगा कि आपका सिविलाइजेशन टोटली इज डिपेंडेंट ऑन द कल्चर। एंड ही हैज पुट अप द एग्जांपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जहां पे ये बोलता है कि मंगोल्स पूरी दुनिया में आउटपोर होते हैं क्योंकि उनके पास्चर्स ड्राई हो जाते हैं, क्लाइमेट में एकदम ड्राइनेस आ जाती है। तो ही पुट अप सर्टेन एग्जांपल्स। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने चीजों को समझने का प्रयास करना है। तो दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। हिंदुस्तान में कुछ एग्जांपल हम इसमें कोट करते हैं। कहते हैं कि जो कुछ एक जोग्राफर हैं, उनके नाम मैंने आपको दिए हुए, उन जोग्राफर्स ने बोला, जैसे एक जोग्राफर है गेडीज, इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को कम मलेरिया होता है बिकॉज दे आर नॉन वेजिटेरियन ईटर्स, और हिंदुस्तान में लोग वेजिटेरियन हैं, उनकी डाइट बहुत वीक है, कम है, वो प्रोटीन का इंटेक नहीं लेते, इसलिए बीमारी से हमेशा क्षतिग्रस्त रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला क्रॉपिंग पैटर्न, डाइटरी हैबिट, फिजिक, एटीट्यूड, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। इन्होंने एग्जांपल दिया, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो सिख है, दे आर करेजियस पीपल, दे आर हैविंग अ वेरी गुड बिल्ड बिकॉज दे आर लिविंग इन द लैंड वेयर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, लाइक अमेरिका। While the people in this southern India, the Dravidian race, the people are weak, they are fat from belly, और उनमें करेज नहीं होगा because of their climate। तो इस तरह से because of low protein intake उनका कम है as compared to the people of the north। तो इस तरह से कुछ relative example कोट किए हैं। तो this school of thought is known as environmental determinism। Now there is yet another school of thought। तो मैन और एनवायरमेंट रिलेशनशिप में दो चीजें पड़ी। अभी तक हम देख रहे थे कि एनवायरमेंट मैन को कैसे गाइड करता है। नाउ अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट हैज emerged and they said it is not only the environment which is governing the thought of and the behavior of man, rather it's up to man whether he or she wanted to get governed with by the environment or not। means everything is possible। that means environment हमारे लिए एक व्यवस्था कर रहा है, उस व्यवस्था में मुझे रहना या नहीं रहना ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस है। तो कहता है पीपल आर हैविंग देयर ओन चॉइसेस, जरूरी नहीं है वो एनवायरनमेंट के तहत ही रहे। फॉर एग्जांपल I have started living in the Greenland in the upper part, in the upper latitude of Europe also because we are having technology। तो आप बात देखो, ये कहते हैं कुछ नहीं होता, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप क्लाइमेट के एक्सट्रीम से बाहर निकल सकते हो। इफ यू हैव एयर कंडीशनर यू कैन लिव इन राजस्थान, यू कैन लिव इन सऊदी अरेबियन डेजर्ट। इफ यू आर हैविंग द हीटिंग कंडीशन लाइक यूरोप, तो आप ठंड से ठंड जगह पर भी आराम से रह सकते हो। तो एनवायरमेंट इज नॉट गोइंग टू डिटरमाइन, यू आर गोइंग टू, द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू डिटरमाइन एंड द ह्यूमन बिहेवियर, कि वो चीजों को कैसे सब्जेक्टिव व्यू से देखता है वो डिटरमाइन करेगा कि वेदर ही और शी वांटेड टू बी गवर्न बाय द एनवायरमेंट और हिज चॉइस इज देयर। तो ये कहते हैं लाइक डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं मैन इज अ पैसिव एजेंट, एनवायरमेंट इज एन एक्टिव एजेंट। एनवायरमेंट सब कुछ है, मैन पैसिव है, ही हैज नो चॉइसेस। पॉसिबिलिस्टिक कहते हैं मैन इज एक्टिव नॉट एनवायरमेंट। Man, if man wants, he or she can live the way they like। They quote the example from कश्मीर। वो कहते हैं कश्मीर के अंदर दो कम्युनिटी रहती है, एक कम्युनिटी है भाकरवाल कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी। कहती है भाकरवाल कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी, ये सेम टोपोग्राफी में रहते हैं बट दे आर ट्रांसह्यूमन, दे आर नोमैडिक, बट द कश्मीरी पीपल आर अंडरगोइंग फॉर राइस कल्टीवेशन। दे आर लिविंग इन द सेम एनवायरमेंट, मीन्स ये आदमी की मर्जी है कि वो सेम एनवायरमेंट में भी अपनी मर्जी कर सकता है। तो दे आर हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियन, पॉसिबिलिस्टिक। दिस पॉसिबिलिज्म हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट बिकॉज वो कहते हैं आदमी ने अपनी मर्जी करने के चक्कर में कालका शिमला के बीच में इतना बड़ा हाईवे बना दिया कि नेचर ने पहाड़ दिए हैं लेकिन मैं रोड बना के मानूंगा, और हमने अटल टनल बनाई है तो नाउ द डिवास्टेशन इज देयर, लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक्स आर देयर। हमने 10 माले की बिल्डिंग शिमला में बना दी है और नेचर ने एक झटका देना है अर्थक्वेक का, द होल बिल्डिंग एंड द सिटी विल कोलैप्स। तो वो कहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं अब जोग्राफर कि आपने एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट किया है, आपने इंसान की क्षमता को ओवर एम्फेसाइज किया है, जिसकी वजह से अब आपने नेचर के दायरे में पैर रख दिया। नाउ द नेचर विल रेसिप्रोकेट, नाउ द नेचर विल टेक इट्स रिवेंज। तो दिस इज द स्कूल ऑफ थॉट। वो कहते हैं यस, तो इन दोनों को
लास्ट में शांत करवाया गया, इनको बोला गया देखो हर चीज पॉसिबल है, इट इज ट्रू, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? यू कैन लिव इन द इग्लू फॉर 10 years, बट एट द कॉस्ट ऑफ कितनी एनर्जी बर्न करके हीटिंग इफेक्ट दोगे? आप एयर कंडीशन 24 घंटे चला के डेजर्ट में जाके रहने लगोगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? आप एनर्जी को चलाओगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करोगे और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करोगे। मींस आप पॉसिबिलिज्म होने के लिए किस एनवायरमेंटल कॉस्ट को चुकाने को तैयार हो। तो दिस इज द थिंग। तो वो कहते हैं देयर इज अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट विच सेज, देखो पॉसिबिलिज्म क्या कहता है, देयर इज नो नेसेसिटी, जरूरी नहीं नेचर जो बोल रही है आपने वो करना है, देयर इज नो नेसेसिटी but everywhere possibilities, possibilities are everywhere, as the master of these possibilities is the judge of their use। कहता है अब आपको निर्धारित करना है कि आपने चीजों को कैसे यूज करना है। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज न्यू डिटर्मिनिज्म, नए प्रकार का डिटर्मिनिज्म, कि आपको, इसको कई बार बोला जाता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, कि आप निर्धारित करोगे कि आप किस दिशा में जाओगे। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, कि अगर नेचर जहां कहती है अब इससे ज्यादा आप एक्सपेंशन मत करो, अब नेचर कहती है हाईवे कंस्ट्रक्शन मत करो, साइज्मिक जोन में डैम्स मत बनाओ। जैसे हमने 1967 में कोयना, एक महाराष्ट्र में जगह है कोयना के ऊपर, हमने डैम बना दिया और वहां पे 1967 में कोयना अर्थक्वेक आया, तो नेचर ने हमें हिंट दिया था कि ये जगह डैम बनाने के लिए नहीं है। स्टिल वी हैव क्रिएटेड द डैम एंड कोयना अर्थक्वेक हैज बीन टेकन प्लेस। तो मींस स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जहां पे आपको नेचर कहती है स्टॉप इट, तो आपने वहां रुक जाना है। जहां पे आपको नेचर हिंट देती है कि हियर यू कैन गो विद द प्रोग्रेस, वहां पे प्रोग्रेस करो। नेचर ने कब मना किया है प्लेन्स एरियाज में हाईवे बनाने को, प्लेन्स एरिया में रेलवे बनाने को, लेकिन नेचर विल नॉट अलाउ टू अंडरगो फॉर हाईवे एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन इन द हिली टेरेन्स। तो जहां नेचर मना करती है वहां पे नहीं जाना। तो दिस इज द न्यू थॉट, जो एमलगेशन है आपके डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का एंड पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हमने एक जो क्वेश्चन था जो मैंने बताया था कि सबसे पहले देख लेते, ये टफ पार्ट है, इसको आपने थ्योरेटिकली पढ़ना है और जिस ऑर्डर में मैंने दिया है उसी ऑर्डर में रखना है। ज्योग्राफर कोट नहीं करोगे, नंबर एवरेज मिलेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर, रैंक के लिए नंबर डिफरेंट होते हैं। तो मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, तो अगर तो सिंपल होता डिस्कस, तो आप लिखते डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, डिस्कस होता, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को इलेबोरेट करना था। उसने बोला क्रिटिकली एग्जामिन, तो आप दोनों व्यू पॉइंट दोगे। यस, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, स्ट्रैबो ने बोला, हमारे एरिस्टोटल ने बोला, एलन सैंपल ने बोला, हमारे हम्बोल्ट ने बोला, सब ने बोला, बट क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है। बट देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट नोन एज पॉसिबिलिज्म व्हिच सेज मैन इज एक्टिव एंड नेचर इज पैसिव। If man wants, he can create a series of possibility. Then we need to realize कि अगर इन पॉसिबिलिटी को क्रिएट करने में कहीं हम नेचर का डिग्रेडेशन तो नहीं कर रहे, कि नेचर हैज गिवन अस वाटर एंड वी हैव कंज्यूम्ड ऑल द वाटर, नाउ वी आर फेसिंग द एक्यूट क्राइसिस ऑफ एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। तो इन दिस वे वी आर सपोज टू कंक्लूड द थिंग्स। तो क्रिटिकली एग्जामिन, है ना, क्रिटिकली एग्जामिन, तो इस तरह से हमने करना है। ऑलराइट, तो हियर वी आर डन विद अवर एनवायरमेंट ज्योग्राफी, क्योंकि एक ही टॉपिक था जिसमें इतना दम था जिसको करने की जरूरत थी। बाकी थियोरेटिकल है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, दीज आर दी थियोरेटिकल टॉपिक्स। आई विल गिव यू नोट्स, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू नोट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच यूनिट, और ये आगे भी इंडिपेंडेंट जो नोट्स मैंने आपको ये इंडिपेंडेंट दिया है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, तो हियर आई एम डन विद दिस लेक्चर। इन द टुमारोज क्लास वी विल बी पिकिंग अप पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सरल है, आप ये माजिद हुसैन साहब की किताब को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको चीजें समझ आएंगी। मैं आपको अच्छे नोट्स जो पेपर के लिए रेलिवेंट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इनकॉर्पोरेटेड दूंगा। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।